नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। अपराधों की कहानियों में आज की हमारी कहानी जो है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर, और कानपुर की 30 सितंबर 2023 यानी कि हालिया की घटना है। एक महिला रावतपुर, कानपुर का एक थाना है, वहाँ पहुँचती है और बताती है कि आज 3-4 दिन से मेरे पति का कहीं से कोई पता नहीं चल रहा है। मैंने उनका सारे रिश्तेदार, नातेदार, जो मेरे जानने वाले थे, सगे संबंधी थे और दोस्त मित्र जो भी उनके संपर्क में, मैंने सब कहीं पता लगा लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। ऐसे में पुलिस कहती है कि फ़ोटो लाई हो, तो कहती है फ़ोटो नहीं लाए हैं। फिर वो उससे कहती है जाके फ़ोटो और पूरा आईडी प्रूफ ले आओ। जब वो आती है लेके, तो पुलिस उसका पूरा गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है उसको दर्ज करती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पुलिस अमूमन ये देखती है कि व्यक्ति की लंबाई कितनी है, रंग कैसा है, गोरा है या सांवला है। व्यक्ति जब घर से निकला था तो चेकदार शर्ट पहने था या प्लेन शर्ट पहने था, काली पैंट पहने था या अलग कलर की पैंट पहने था, किस कंपनी के जूते पहने था, और या चप्पल पहन कर निकला था, हवाई चप्पल थी या चमड़े की चप्पल थी, और शरीर में कोई ऐसा पहचान का चिन्ह होता है उसको लिखता है। और ये भी देखा जाता है कि बाल बड़े थे या छोटे थे, जो भी पहचान के रूप में हो सकता है। पुलिस उन समस्त बिंदुओं को, पहलुओं को गुमशुदगी रिपोर्ट में दर्ज करती है और सोशल मीडिया के माध्यम से इस गुमशुदगी को एवं अपने क्राइम ब्रांच या अन्य लोगों के जो मुखबर वगैरह होते हैं पुलिस विभाग के, उनके माध्यम से ढूंढने का प्रयास करती है। महिला घर चली जाती है, पुलिस उसको सांत्वना देती है कि जल्द से जल्द आपके पति का पता लगाया जाएगा और जल्द ही बताया जाएगा कि वो कहाँ हैं। जो महिला है वो अपना नाम सुमन देवी बता रही थी, और जो उसने अपने पति का नाम बताया था वो बताया था संजय यादव। संजय यादव जो कि ये भी बताया कि उम्र उसकी 40 वर्ष है। हम लोग वैसे तो फर्रुखाबाद ज़िले के रहने वाले हैं और 2004 में मेरी शादी हुई थी। मेरे एक लड़का और एक लड़की है। मेरा मायका कन्नौज में है और मेरे पति पहले गुड़गांव में जॉब करते थे और अब गुड़गांव से इस समय यहाँ आए हुए थे और पता नहीं चल पा रहा है। सारी डिटेल, सारी जानकारी पुलिस के पास आ गई थी और पुलिस ने जो गुमशुदगी की रिपोर्ट जिसके नाम से लिखाई गई थी संजय के, उसका मोबाइल नंबर भी लेती है। मोबाइल नंबर लेने के बाद पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है। पुलिस जब सीडीआर मोबाइल की निकालती है तो सीडीआर में ज़्यादा बात पत्नी से ही होना पाया गया था। पत्नी का भी नंबर लेती है और उधर एक या अगले दिन इनके पिता भी आते हैं और वो अपने ही बहू के ऊपर, चाल चरित्र के ऊपर शंका पुलिस के समक्ष जाहिर करते हैं, क्योंकि पुलिस पूछताछ तो कर ही रही थी। ऐसे में जो गुमशुदगा संजय यादव है उसके पिता से भी तहकीकात की जाती है, तो पिता ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारी पत्नी भी, हमारे बेटे की पत्नी भी शक के घेरे में है, क्योंकि मैं 4-5 दिन से जब फ़ोन मिला रहा था तो ये इधर उधर की बातें बता रही थी। फिर मैंने इसके ऑफिस में भी फ़ोन मिलाया जहाँ पर ये काम करता था, तो पता चला इसकी पत्नी अभी 1 दिन पहले ही वहाँ से सैलरी अपने पति की लेकर आई है। ऐसे में सीडीआर में जब नंबर निकाला जाता है इसकी पत्नी का, तो पत्नी की किसी एक नंबर पर बहुत ज़्यादा कॉल हो रही थी। बहुत ज़्यादा कॉल, 4-4, 5-5 घंटे की कॉल हो रही थी। और इसने पहले ही बताया था कि मेरे पति पहले गुड़गांव में रहते थे, इधर 1-2 महीने से यहीं आकर
यहीं पर जॉब करने लगे थे और इधर 1-2 महीने में इसकी उस नंबर पर कॉल कम हो रही थी। पुलिस जब उस नंबर की जांच करती है तो पता चलता है थाना गुजैनी, कानपुर का यही है थाना है गुजैनी, और गुजैनी के मायापुरम मोहल्ले की कच्ची बस्ती का रहने वाला राजेश का ये नंबर है। राजेश के बारे में जब पुलिस जानकारी ग्रहण करती है, जानकारी पता करती है, तो पता चलता है ये इसके साथ ही मतलब सुमन के साथ ही उसी फैक्ट्री में काम करता है। अब उस जो व्यक्ति था उसकी लास्ट लोकेशन भी निकाली जाती है और लास्ट लोकेशन उसी राजेश के घर से मैच कर जाती है, जिस राजेश को वो सुमन का दोस्त पुलिस समझ रही थी। अब लोकेशन के आधार पर पुलिस राजेश को और उसकी पत्नी को, क्योंकि उसके पिता ने शंका जाहिर की थी, इन आदेशों पर पूछताछ के लिए थाने बुलाती है। पहले तो बहुत सरलता से सुगमता से बातचीत की जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब ये लोग इधर की उधर की कहानी बताते हैं तब पुलिस सख्त तरीके से पूछताछ करती है और इतने सख्त तरीके से पूछताछ करती है कि ये लोग टूट जाते हैं। और टूटने के बाद जो कहानी आपके समक्ष आएगी आप भी सुनकर सन रह जाएंगे। सुमन कन्नौज की रहने वाली तुलाराम यादव के बड़े बेटे संजय यादव से इसकी 2004 में शादी हुई। एक शादीशुदा महिला, 2 बच्चों की माँ, और काम के उद्देश्य में फर्रुखाबाद से संजय कानपुर में आके रहने लगा था। किराए के मकान में रहता था। दोनों पहले कानपुर में ही एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन यहाँ से गुड़गांव में उसे ज़्यादा सैलरी का ऑफ़र आया तो वो गुड़गांव चला गया और गुड़गांव जाने के बाद फिर उसको अपने पत्नी के चाल चरित्र पर शंका होने लगी। इसकी वजह से ही वो 2 महीने पहले यहाँ पर आने लगा था और उसकी पत्नी बताती है जब वो चला गया तो मेरे साथ काम करने वाले राजेश से मेरे अवैध संबंध हो गए और उन संबंधों में हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा चाहने लगे और उन चाहने के प्रक्रिया के कारण जब ये यहाँ आ गया तो हमारा लोगों का मिलना जुलना बहुत कम हो पाता था। इसके लिए हम जब भी मौका मिलता था फैक्ट्री में हम लोग बात करते थे, मुलाकात करते थे, लेकिन ये छुप छुप कर मिलना पसंद और रास नहीं आ रहा था। ऐसे में हमने ये बात राजेश को बताई और राजेश को ये भी बताया कि मेरे पति को हमारे तुम्हारे रिश्ते के बारे में शंका हो गई है, लेकिन साथ में ये भी बताया मेरा पति संजय जो है वो कहीं ना कहीं शराब का बहुत ज़्यादा आदी है। इसलिए राजेश एक दिन सुमन के घर आता है और शराब की बोतल भी लेकर आता है। शराब दोनों लोग बैठकर पीते हैं। आपने देखा होगा अगर शराब पीने वाला आदमी कोई दुश्मन भी शराब लेकर उसके समक्ष आ जाए तो वो इतना ज़्यादा शराब का आदी होता है कि मना नहीं कर पाता। दोनों शराब पीते हैं। दोनों के लिए सुमन घर में उनकी पसंद का व्यंजन या खाना तैयार करती है। दोनों खाना खाते हैं। दोनों शराब में टुल्ल थे, फिर अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह वो 1, 2, 3 बार शराब पिलाता है और फिर 26 सितंबर 2023 को एक दिन वो संजय को फ़ोन मिलाता है राजेश और कहता है आज तुम्हारी मेरे घर में शाम को दावत है। शाम को दावत का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। शाम को चाय कॉफ़ी की दावत नहीं होती है। शाम को पीने वाले लोगों के लिए सिर्फ शराब की ही दावत होती है। ऐसे में जो संजय था वो राजेश के घर पहुंचता है। राजेश उसको दावत पे बुलाया था, पूरी व्यवस्था उसने करके रखी थी, बोतल पे बोतल सजी हुई थी और राजेश संजय को खूब शराब पिलाता है और शराब पिलाने के बाद जब वो बिल्कुल बेहोश हालत में हो जाता है तब वो सुमन को फ़ोन मिलाता है, क्योंकि सुमन पहले भी इसने बहुत बार शराब पिलाई थी, लेकिन सुमन कह रही थी तुम बार बार शराब क्यों पिलाते हो, कुछ करते क्यों नहीं हो। अब आज जब वो बेहोश हो गया
तो वो सुमन से पूछता है, अब बताओ सुमन, क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो सुमन कहती है, अगर हम लोगों को साथ में रहना है तो इसको रास्ते से हटाना ही होगा। ऐसे में अपनी कथित प्रेमिका के कथनानुसार जो राजेश था वो उसका धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर देता है। हत्या कर देने के बाद वो लाश को अपने घर में ही छुपाना चाहता था। पहले वो गड्ढा खोदना शुरू करता है, लेकिन इतना गहरा खड्डा खोदने में वो बार बार थका जा रहा था और रात भी बीती जा रही थी। पहले उसके पास कोई बड़ा खोदने का अस्त्र शस्त्र ना था। ऐसे में वो पड़ोस के ही एक व्यक्ति के घर जाता है और फावड़ा मांग कर लाता है। फावड़ा मांग कर लाने पर वो कहीं ये बताता है कि एक सांप आया था, वो कहीं ईंट में छुप गया है, उसको फावड़े से खोद कर देखना है कहाँ चला गया है। फिर उसके बाद फावड़े से खोदता है, लेकिन थकने की वजह से उसे डर था, पता नहीं गड्ढा खोद पाए या लाश ठिकाने लग पाए या न लग पाए। वो लाश को कपड़े से, चादर से लपेटता है और लपेटने के बाद अपनी गाड़ी पर लाद कर उसको जो गुजैनी की नहर है उस नहर में फेंक आता है और वहाँ पर पानी वानी न था। ऐसे में वो लाश भी बरामद हो गई थी। लाश की शिनाख्त मृतक के घर वालों ने, उसकी पत्नी ने स्वयं ही कर ली थी कि ये लाश गुजैनी के पास ही है। अब जो हत्या का गुमशुदगी का मुकदमा था वो हत्या में पहले ही पंजीकृत हो चुका था। अब दोनों कहानी बताते हैं कि मैं लाश को गुजैनी के नहर में फेंक देता हूँ और फेंकने के बाद मैं वापस अपने घर चला आता हूँ और नौकरी पर जाने आने लगता हूँ। 3-4 दिन जब बीत गए तो घर वालों के फ़ोन भी सुमन के मोबाइल पर आ रहे थे। सुमन उनको बता रही थी कि मैं भी बहुत परेशान हूँ, पता नहीं है संजय का फ़ोन नहीं मिल रहा है, कहाँ चले गए हैं। उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, कुछ जानकारी भी नहीं दी। फिर उसके पिताजी को जब शंका होती है तो पिताजी अपने स्तर से पता लगाते हैं, तो उसको ये भी पता चलता है कि सुमन ने उनके ऑफिस से उसकी सैलरी ली है। पिताजी को इसलिए कुछ ज़्यादा शंका हो जाती है, वो भी कानपुर आ जाते हैं और पुलिस विभाग में अधिकारियों से जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी उसकी तहकीकात करने पहुंच जाते हैं। एक तो सीडीआर के मोबाइल के सीडीआर पे बातों का होना, दूसरा वहाँ की लोकेशन के आधार पर सारे उसको अपराधी नहीं माना जा सकता था। ऐसे में पुलिस और गहन तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है। जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो जो जो राजेश था उसी के मकान में रहने वाले राम बहादुर और उनकी पत्नी जो है अनीता, जो कि किराए के मकान में रहती है, उससे भी पूछताछ करते हैं, क्या तुमने संजय को वहाँ आते हुए देखा है। तो उनकी 2 बेटियां हैं, अंजलि और गुंजन। वो बताती हैं, हाँ सर, मैंने राजेश अंकल और संजय अंकल को, दोनों लोगों को आते हुए देखा था और दोनों लोग आए तो थे, लेकिन बाद में हमने संजय अंकल को जाते हुए नहीं देखा। इसमें पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है और फावड़ा मांगने की बात भी वो लोग कन्फर्म करते हैं। और जब ये लाश ठिकाने लगा आया था तो इसमें किसके जो कपड़े खून से सन गए थे, जूते जो खून से सन गए थे, जो गड्ढा इसने खोदा था उस गड्ढे में गाड़ दिया था और गाड़ने के बाद उस गड्ढे को ऊपर इसने फर्श बनवा दी थी, जिसमें कहीं से किसी को कोई भी शंका ना हो। पुलिस इसकी निशानदेही पर वहां जाती है और जाने के बाद उसे खोदा जाता है। वो खून सना हुआ हथियार, कपड़े और जूतों को बरामद करके निशानदेही के तौर पर, सबूत के तौर पर रखे जाते हैं और इन दोनों लोगों को, प्रेमी और प्रेमिका को, अपने पति के ही खून के इल्ज़ाम में भारतीय न्यायालय में जिला न्यायालय में पेश किया जाता है और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए दोनों लोगों के ऊपर आवश्यक कार्यवाही करते हुए जेल
भेजा जाता है। आज की कहानी में हमने देखा कि एक पत्नी जो कि 2004 में शादी हुई थी, 17, 18, 19 साल पहले 18-19 साल पहले शादी की हुई, 16 साल का एक लड़का, 13 साल की एक लड़की। पति जो पत्नी बच्चों के भविष्य के लिए कानपुर से गुड़गांव तक कमाना जाता है, और वही पत्नी भी कमाने के उद्देश्य से एक फैक्ट्री में जॉब करती है। वहीं पर उसे राजेश नामक एक व्यक्ति से संबंध हो जाते हैं, और संबंध भी इतने प्रांगण हो जाते हैं कि उसका पति जिसके साथ 7 जन्मों का इरादा किया, रिश्तेदार नातेदारों के समक्ष कस्में खाई, वही पति उसको अपने प्रेम में बाधक लगने लगता है, बाधा उत्पन्न करने लगता है। उसको लगता है कि मैं अपने प्रेमी से मुलाकात नहीं कर पाऊंगी, और फिर वो ऐसी दुर्दांत घटना को प्लान बना लेती है या अपने प्रेमी से बनवा देती है, जिसकी आज के भारतीय समाज में कल्पना करना भी बहुत ही नामुमकिन है। लेकिन आज ये दिन आपने ऐसी घटनाओं को अखबारों में, समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल पे या सोशल मीडिया पर देखा होगा, जहाँ पर अवैध संबंधों में या तो पति अपने पत्नी को मरवा देता है, या तो पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मरवा देती है। ऐसी बहुत सी घटनाएं, बहुत सी वारदातें ज़्यादातर होती हैं। ज़्यादातर वो वारदातों में अवैध संबंधों का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, संबंधों की वजह से ही इस प्रकार के कांड, वारदात व घटनाक्रम होते रहते हैं। लेकिन इन घटनाक्रमों में क्षणिक लोभ के लिए, क्षणिक लालच के लिए, क्षणिक प्रेम के लिए लोग जरा सा भी नहीं समझ पाते, और दुर्दांत वारदात को, घटनाक्रम को अंजाम दे देते हैं। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना किसी के साथ ना घटे, सभी लोग सजग रहें, सुरक्षित रहें और जागरूक रहें। इसी भावना के साथ मैं प्रदीप त्रिवेदी आपसे अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।